नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। आज से हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि जो पीजीटी है आपका, है ना, वर्ग एक की जो परीक्षाएं हैं, स्कूल व्याख्याता जो राजस्थान में होता है या कहीं पर भी वर्ग एक की अगर मैं बात करता हूँ, इतिहास विषय की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। सिलेबस के हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने जो है वर्ग दो की परीक्षाओं में पेपर के स्तरों को देखकर बहुत अच्छे से अनुमान लगा लिया है। और इसके पहले भी आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हो प्रॉपर, और इसके अलावा अगर आपकी वही अप्रोच रहती है, अनीता, गीता, अरुणा, कन्हैया, है ना, सर पेमेंट आपको एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से तांडव क्लासेस का। वहां पर जाकर आप वर्ग एक के सभी विषयों के कोर्स जो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं वो परचेज कर सकते हो। वर्ग तीन का छावा 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है कल से, वो भी आप परचेज कर सकते हो। अभी अगर आप वर्ग एक का कोई सा भी कोर्स लेते हो तो वो आपको 1799 रुपए में मिलेगा, है ना। और अर्थशास्त्र और इतिहास मैं पढ़ाऊंगा, संगीता, राधा, है ना, अनीता, गीता, अरुणा, कन्हैया, कहानियां, कन्हैया ही नाम है आपका, अशोक जी, वेरी गुड इवनिंग। तो उसमें थोड़ा सा जैसे आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। हालांकि ये पात्रता परीक्षा में भी था, इसमें भी था आपका, वर्ग दो में भी था, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। तो इतिहास को कैसे जाना जा सकता है मैं बताता हूं। इतिहास जानने के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। पुरातात्विक सोर्स हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत के अलावा, पुरातात्विक स्रोत के अलावा, है ना, मुद्राओं में भी हमें कुछ लेख मिलते हैं, उससे भी हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं, है ना। मुद्रा पर लिखे गए लेख हैं, जैसे हमने पुरातात्विक लेख में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख देखे हुए हैं, अशोक के बारे में मौर्य काल में जो आप पढ़ते हो। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी हैं। चीन से हेनसांग आया, फाहियान आया, इतसिंग आया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर लिखा है कि ऐसे बहुत सारे पुरातन, गीता भदौरिया का कहना है, मुझे मैथ्स का लेना है, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कानूनी विषयों से संबंधित है मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ललित विस्तार, या फिर नारद स्मृति, या फिर नारद स्मृति। तो अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो नारद स्मृति हो, चाहे वो बृहस्पति स्मृति हो, चाहे वो कात्यायन स्मृति हो, हालांकि अगर मैं आपसे आसान भाषा में बात करूं तो स्मृतियां कैसी होती हैं, स्मृतियां हमेशा विधि विषयक होती हैं। मतलब स्मृतियों में आपको विधि के ही बारे में पता चलेगा। स्मृतियों में आपको विधि मतलब कानून के बारे में पता चलेगा। यहां पर मैंने विधि लिख दिया है, आप चाहो तो कानून लिख सकते हो या कानूनी विषयक लिख सकते हो। अब स्मृति में जो आपकी नारद स्मृति है, क्या केवल यही विधि विषयक है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। राजू, आपको तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और वहां पर आपको मेरी फोटो दिखेगी, वर्ग एक इतिहास लिखा होगा। और आज और कल, अगर आज और कल 2 दिन अगर आप परचेस करते हो 2 दिन के भीतर, तो आपको 1799 में कोर्स मिल जाएगा। अगर 2 दिन के बाद करते हो तो 1999 रुपए आपको लगेंगे। दिसंबर तक पूरी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। 50 to 60% मेंस का कवर कराने का प्रयास करूंगा। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पूरा सुपड़ा साफ करते हुए पढ़ाऊंगा, है ना। डेमो लेक्चर चल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद, है ना। नारद जी न्याय करवाते रहते हैं, खबरी भी हैं, इससे याद रख लेंगे। अशोक केवल एक चीज थोड़ी है नारद के अलावा। अब नारद के साथ साथ स्मृति जो है वो कात्यायन में, बृहस्पति में, इनमें भी हमें विधि विषयों के बारे में या कानूनी विषयों के बारे में पता चलता है। तो कभी भी स्मृति कैसी होती है, विधि विषयक या कानूनी विषयक होती हैं। 3 स्मृतियों के आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से।
पहला तो आप नाम याद रखोगे नारद स्मृति, पहला तो आप नाम याद रखोगे नारद स्मृति। दूसरा आप नाम याद रखोगे कात्यायन स्मृति, दूसरा आप नाम याद रखोगे कात्यायन स्मृति। और तीसरा आप नाम रखोगे बृहस्पति स्मृति, तीसरा आप नाम रखोगे, याद जो रखना है वो बृहस्पति स्मृति। तो ये तीन स्मृतियां ऐसी हैं जिनमें आपको कानूनी विषयों के बारे में विशेष रूप से पता चलता है। तो आपके ऐसे पुरातन लेख कौन कौन से हैं? तो नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति में हमें विधि या कानून के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि अगर मैं बात करता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मानव धर्म शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो कभी भी अगर मनुस्मृति के संबंध में ये बोला जाए या ये पूछा जाए कि मानव का धर्म शास्त्र कौन सा है, तो आपको बोलना है मानव का धर्म शास्त्र मनुस्मृति को कहा जाता है, मानव का धर्म शास्त्र मनुस्मृति को कहा जाता है। बहुत सारे सवाल मैंने यहां पर आपके सामने, एप्लीकेशन पर कल से क्लास स्टार्ट होगी, बिल्कुल है ना, एप्लीकेशन पर कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स की भी और आपकी हिस्ट्री की भी। क्लियर, पहला लेक्चर रहेगा वहां पर। तो स्मृति कानूनी विषयक या विधि विषयक होती हैं, इसमें नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति जो है ये विधि विषयक हैं। और यहां पर जो मैंने आपको बताया है मनुस्मृति के संबंध में, तो इसे मानव का धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला सवाल, एक सवाल में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगला सवाल, ये टीजीटी में आया हुआ है, देखो जो सिलेबस होता है ना, ये आपका एक तो पीजीटी, हर स्टेट का पीजीटी है ना, इसके अलावा सेट, इसके अलावा नेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके अलावा कई बार टीजीटी में भी अच्छा लेवल रखता है वो। तो ये जो सवाल हैं, अगर आपने ये हर स्टेट के सवाल लगा लिए इतिहास के, क्योंकि मैं जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो पीजीटी के, सेट के, नेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के और टीजीटी के अच्छे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो अगर आप ये सवाल लगा लेते हो तो आपका चाहे पात्रता परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, है ना। टाइम सर कब से होगी इकोनॉमिक्स की क्लास? टाइम एक बार आप ऑफिस में पूछ लीजिएगा, आपको शेड्यूल आ जाएगा। सर जी ये समझा दीजिए कौन से एग्जाम हैं, नेट, सेट, जेआरएफ क्या होता है, कब दे सकते हैं? देखो हाँ, एमए अगर आपने किया है ना, या आपका मान लो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप क्या दे सकते हो? अगर आप फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर चुके हो, है ना, फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर चुके हो, मान लो आपने एमए हिस्ट्री से किया है या मान लो इकोनॉमी से किया है, या फर्स्ट ईयर आपका मान लो कंप्लीट हो गया है, तो आप सेट दे सकते हो जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाता है, और एक आप नेट दे सकते हो जो कि आपका एनटीए के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है ना। तो नेट जो है वो आपका हर 6 महीने में होता है। सेट समय समय पर अलग अलग स्टेट के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन सेट की करवाया जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप नेट निकाल लेते हो तो नेट में आपका 3 टाइप से होता है, एक तो जेआरएफ होता है ना, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है और एक आपका पीएचडी के लिए होता है। तो जिस प्रकार से आपके नेट में नंबर आते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री से नेट दिया है ना, आपके नंबर है, जैसे मैंने अभी दिया था हिस्ट्री से, तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया है ना, नेट मेरा हिस्ट्री से क्लियर है। ठीक है, अब मैं इकोनॉमिक्स से क्लियर करूंगा उसको, तो नेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। जेआरएफ ज्यादा नंबर आएंगे तो जेआरएफ, फिर उसके बाद कम नंबर आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, और कम नंबर आएंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आपको पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आप सेट निकालते हो तो केवल आप मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर दे पाओगे, और अगर आप नेट निकालते हो तो आप हर एक स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हो। तो नेट सेट की ये बातें हैं, मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, बाकी आपको टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बाकी आपको हाँ, तो एमए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, 8 मई के पहले आप फॉर्म भर देना। अनीता 8 मई के पहले फॉर्म भर देना, तो जून में जो आपका नेट होने वाला है
उसकी परीक्षा आप दे सकते हो, क्योंकि एमए जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। 8 मई लास्ट डेट है। जिस विषय से आपने एमए किया हो उसी विषय से जाकर आप जो है नेट का फॉर्म भर दीजिए, जून में परीक्षा दीजिएगा और आपको पहले से ऑल दी बेस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनका मिलता जुलता सिलेबस होता है, पीजीटी का, सेट का, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। स्पेशली मैं जो बात कर रहा हूं वो इतिहास विषय की बात कर रहा हूं, है ना। स्पेशली जैसे अगर जिनको यूपी, अभी जिनका यूपी टीजीटी पीजीटी वाला पेपर होना, तो यूपी टीजीटी में आपका जो इतिहास वाला सिलेबस है, जितना मैंने पढ़ाया है पढ़कर चले जाना, तुमसे पेपर बन जाएगा। यूपी टीजीटी में जो इतिहास की परीक्षा लेने वाले हैं वो लोग, गुरुजी फोर्थ सेमेस्टर है, क्या नेट का फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के बाद डाल सकते थे आप, तो सेकंड सेमेस्टर के बाद डाल सकते थे आप, तो है ना। फोर्थ तो बहुत आगे पहुंच गए आप, फर्स्ट ईयर वाले डाल सकते हैं। 2 सेमेस्टर हो गए तो भी डाल सकते हैं। हम भी भरेंगे नेट का फॉर्म। सर जी एमए है, किस वजह से आप लोगों के एमए है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताइए ऐसे कितने एस्पिरेंट हैं जिनका एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, जिनका एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। बस मुझे इतना बताओ जितना मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है ना। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के साथ साथ जो है उनका सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट कौन सा है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसे। एमए हिस्ट्री कंप्लीट, वेरी गुड गीतांजलि। गीता हिस्ट्री से है, अरुणा हिस्ट्री से है, नीलू इकोनॉमिक्स से है, ठीक है ना। गुरुजी मेरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से एमए है, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट किसी से भी भरिएगा जो आपका अच्छा हो, है ना। दोनों से भी भर सकते हो, दोनों से भी भर सकते हो, अलग अलग दिन पेपर होते हैं, लेकिन उतना कवर नहीं कर पाओगे, पढ़ना भी पड़ेगा। मेरा वर्ग एक हिंदी से है, क्वालिफाई है, लेकिन इस बार हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वेरी गुड नीलेश। सर मेरा हिस्ट्री एमए से कंप्लीट है, वेरी गुड, है ना। तो जिनका एमए कंप्लीट है वो भरो ना यार, क्यों नहीं भर रहे। 8 तारीख लास्ट डेट है ना। 8 तारीख लास्ट डेट है नेट की। तारीख जो है वो 8 मई लास्ट डेट है, 7 या 8, एक बार कंफर्म कर लेना। 8 मई है मेरे हिसाब से, है ना। तो एमए फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट है, जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट है, वो हिस्ट्री से, वेरी गुड, है ना। ज्यादातर लोगों का इतने कम टाइम में तैयारी कैसे हो पाएगी नेट की, कुछ मत करो, इतनी हिस्ट्री पढ़ी है। अभी मास्टर तुम्हें एप्लीकेशन पर 1 महीने पढ़ाएगा नेट के लिए, उसके लिए वर्ग 1 के लिए जाकर दिया ना, मदद मिलेगी, जाकर दिया ना, मदद मिलेगी, है ना। हाँ, और उसमें जो आईसीटी वाला पोर्शन आता है, मैथ आती है, आईसीटी और मैथ के जो सवाल रहते हैं, अगर वो कर लिए तुमने, 50 जो स्टार्टिंग के सवाल होते हैं वो तुमने कर लिए तो तुम्हारा खेला हो जाएगा, मतलब अच्छे से। तुम सिलेबस बहुत ज्यादा है सर जी, देखो यार, है ना, पीछे पहले ही हो गए तुम, है ना। मैंने कभी जीवन में नहीं भरा था ना, मुझे करना था। वो तो मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती थी, आती थी, इंटरेस्ट भी है। एक मेरे मित्र ने फोन लगाया, बोले नेट का पेपर है, एमए कंप्लीट है। मैंने कहा हाँ, तो बोले एक काम करो नेट भर दो। मैंने भर दिया, क्वालिफाइड हो गया। अब मैं कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकता हूँ। समझ पा रहे मेरी बात। तो हमें पहले से हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो जानते ही नहीं था नेट सेट के बारे में, तो जानते ही नहीं था, मुझे तो लास्ट ईयर पता चला। पहली बार फॉर्म भरा, पहली बार में ही नेट क्वालिफाइड हो गया। समझ पा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भी मैं तुम लोगों जैसा ही हूँ, सीख रहा हूँ सारी चीजें। मुझे तो कुछ नहीं आता, बोलता हूँ मैं इतिहास का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, है ना। आलोचना अगर कोई करता है कि नहीं यार, मैं तो भैया हाथ जोड़ के तुम लोगों से बोलता हूँ। चलो अब बात करें, आप पढ़ाई की बातें कर लें। कोई और द्वंद्व है दिमाग में? संख्या बहुत कम है, लाइक शेयर करते रहा करो। सर जी नेट में क्या क्या आता है, कोर्स बता दीजिए प्लीज। ये यहाँ पर गीता जी कैसे संभव है ना। तुम भी ऐसी बातें करती हो कि वर्ग 1 की क्लास चल रही है इतिहास की, और उसमें वर्ग नेट का मैं तुम्हें सिलेबस डिस्कस करूं। यूट्यूब पर डालो नेट वर्ग, नेट सिलेबस मिल जाएगा, है ना। नहीं सर जी मुझे भी नेट क्वालिफाई करूंगा, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अब यहां पर बोला है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं। जातक कथाएं सुनी है, जातक कथाएं सुनी हैं, सुनी तो है सर, है ना। जातक कथाएं सुनी तो हैं। जातक कथाएं हैं क्या, मैंने पूछा जातक कथाएं हैं क्या। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म तो पढ़ा है ना। बौद्ध धर्म तो पढ़ा है। अब जब तुमने बौद्ध धर्म पढ़ा है जातक कथाओं में, तो बौद्ध धर्म में तुमने ये सुना होगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं, जातक कथाएं कहलाती हैं। अच्छा, पिटक पढ़ा था, हाँ। सुत पिटक पढ़ा था, हाँ। तुमने एक सुत पिटक पढ़ा था,
एक विनय पिटक पढ़ा था और एक अभिधम्ब पिटक पढ़ा था। अभिधम्ब पिटक में हमें दर्शन के बारे में पता चलता है कि बौद्ध दर्शन क्या है ना। विनय पिटक में हमें यह पता चलता है कि भाई इनके दैनिक जीवन, जो दैनिक कार्यकलाप थे, जो दैनिक दिनचर्या थी, इसके बारे में। 3 पिटक थे, त्रिपिटक, पिटारा। तो जो सुत पिटक है, सुत पिटक का एक खुद्दक निकाय है। सुत पिटक के खुद्दक निकाय में यह है वर्ग 1। देखो तार तार खुलेंगे इसके, है ना। सुत पिटक के खुद्दक निकाय में हमें जातक कथाओं के बारे में पता चलता है। जातक कथाएं क्या है? कुछ नहीं है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें आपका बौद्ध जातक में आपका एक तो बावरी जातक आता है और एक दशरथ जातक आता है। ये आपके दोनों के दोनों जो है, 1 और 3 जो इसमें दिया हुआ है, यवन जातक नाम का कोई जातक नहीं है ना। एक तो बावरू जातक है और एक दशरथ जातक है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ना। ऑप्शन नंबर 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सर जी आप भी एपी का एग्जाम? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, 1 जून को एग्जाम है जी सर, बिल्कुल दे रहा हूँ। एमए कंप्लीट है, ठीक है। पर सर बीएससी मैथ है, क्या मैं वर्ग 1 दे सकता? एमए का इसे है, बिल्कुल दे सकते हो। एमए का इसे है, एमपी में दे सकते हो, है ना। सेंट्रल में नहीं दे सकते। डी ट्रिपल एस बी वगैरह, है ना, नवोदय विद्यालय वगैरह, केवी वगैरह, ये नहीं दे सकते। एमपी में दे सकते हो। एमए का इसे बताइएगा। गर्ग जी आपका नाम, मैं धरती गर्ग, क्या नाम है? धृति गर्ग जी, सॉरी माफ करिएगा। धृति जी आप एमपी में दे सकते हो ना, 1 जून को एग्जाम है, बिल्कुल है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये वाली बात समझ में आ गई ना आपको कि सुत पिटक के खुद्दक निकाय में हमें बौद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन मिलता है। बृहद जातक हैं, लघु जातक हैं, यवन जातक हैं, इतना अंदर नहीं जाना है। ये सवाल जो मैंने कराया ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल था। सर इतने लेवल पर आप पढ़ा रहे हो, क्यों ना पढ़ाएंगे भैया, है ना। फीस क्या रहेगी वर्ग 1 की? राइटर की बुक? सर जी राइटर की बुक भी पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, मैं तुम्हें क्रीम देने का प्रयास करूंगा। जैसे रवि कुलारिया जी हैं, अरविंद भास्कर जी हैं, है ना। मतलब टेट में या मतलब मैं अगर बात करता हूँ ना टेट एग्जाम के लिए, है ना, या टेट में आपका टीजीटी है, आपका पीजीटी है, आपका सेट है, आपका नेट है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन एग्जाम के लिए पता है क्या करना चाहिए? इन एग्जाम के लिए जैसे बहुत सारे राइटर हैं। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो जैसे रवि कुलारिया सर हैं, ठीक है, जैसे अरविंद भास्कर सर हैं, ठीक है। मतलब इनकी किताबें पढ़ के आनंद आता है, है ना। मतलब अलग अलग है, प्राचीन का अलग है, मध्य का अलग है, आधुनिक का अलग है, विश्व इतिहास अलग है, हिस्टोग्राफी अलग है, इतिहास लेखन व दर्शन, है ना। तो ये जैसे रवि कुलारिया हो गए, अरविंद भास्कर हो गए, जैसे एक बहुत बड़े राइटर हैं पप्पू सिंह प्रजापति जी, है ना। इनका भी गजब का कोई तोड़ नहीं है ना। पप्पू सिंह प्रजापति जी ये अच्छे राइटर हैं सर, है ना। ये अच्छे राइटर हैं। जैसे कुलदीप फैनन हो गए, भीम सिंह सैनी हो गए, है ना। एक कुलदीप आपके कुलदीप फैनन हो गए और भीमसेन सैनी हो गए, है ना। तो ये अच्छे राइटर माने जाते हैं और ये अच्छी किताबें लिखते हैं। इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ, मैंने इनको पढ़ा है, इन इन किताबों को पढ़ा है मैंने। और मतलब ठीक है, हाँ मतलब अच्छा है। सतीश चंद्रा वो अलग चीजें हो गई सर, है ना। सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा वो अलग चीजें हो गई सर, है ना। स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए वो अलग चीजें हो गई। वो यूपीएससी पीएससी के लिए ठीक ठाक किताबें हैं। यहाँ पर जो हमारा काम होता है वो इन किताबों से होता है, क्योंकि इन लोगों ने सभी किताबों का, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चाहे वो मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा हो, उसका सार इन्होंने दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। तथ्यों का भी समावेशन है और आपका थ्योरी के माध्यम से उन्होंने आपकी अप्रोच को भी डेवलप करने का प्रयास किया है। मैं आपको, है ना, इन सब किताबों का सार देने का प्रयास करूंगा, मैं केवल प्रयास करूंगा, है ना। हाँ तो ये चीजें हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है। ये सवाल छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह आया हुआ है, कई जगह आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक है जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है। अपर अपर मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप,
आप मुझे बताइए, जिसने क्या लिखा है, याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखा है। तो याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखने वाले अपार्क थे, है ना, अपरार्क थे, अपरार्क, अपरार्क के साथ साथ आपका विज्ञानेश्वर थे और आपके विश्वरूप थे। इन तीनों लोगों ने याज्ञवल्क स्मृति पर क्या लिखा है, टीका लिखा है। जैसे मैंने बोला, एक तो अपरार्क हो गए, दूसरा मैंने बोला है मेघातिथि हो गए, छाप लो इसको, है ना, कहीं पर चिपका भी लेना लिख के, मेघातिथि हो गए, और एक आपके विश्वरूप हो गए। बस तुम्हें इसमें क्या करना था, एक जो तुम्हें दिख रहा है उसको नहीं लगाना था। तो एक दो, एक तीन चार, एक दो चार, क्या होना चाहिए इसमें, ऑप्शन ही ऐसा मैडम ने टाइप करते समय कुछ गलती कर दी है। एक तीन और चार, एक तीन और चार, अच्छा विज्ञानेश्वर है, मेघातिथि नहीं है, माफ करना, विज्ञानेश्वर है। तो अपरार्क विज्ञानेश्वर एक तीन चार दिया है, हाँ। तो मेघातिथि बस नहीं है जिनने टीका नहीं लिखा, बाकी तीनों ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी से हैं, अच्छा हिंदी से हैं तो आप दे सकते हैं हिंदी से, है ना। सर मेरा एमए हिस्ट्री से है, ठीक है राधा, है ना, आप नेट दीजिएगा और उसके अलावा और ये वर्ग एक का दिसंबर वाला दीजिएगा, ठीक है। एक तीन चार, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले अपरार्क हैं, विज्ञानेश्वर हैं और विश्वरूप हैं। मेघातिथि आएगा, उसको अलग कर देना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य पर आधारित है। जैसे आपने वेद पढ़े थे, हाँ, वेदों में आपने संख्या चार बताई है, हाँ, चार संख्याओं में आपने ऋग्वेद पढ़ा है, हाँ, आपने यजुर्वेद पढ़ा है, हाँ, आपने ऋग्वेद पढ़ा है। सर ये वेद कहाँ से आ गए, बताता हूं अभी। इसके अलावा आपने सामवेद पढ़ा है, हाँ, और इसके अलावा हमने जो चौथा वेद है वो आपका अथर्ववेद भी देखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि इन तीनों को संयुक्त रूप से हमने क्या बोला है, तो वेद त्रयी बोला है, ठीक है। और यही मैं देखूं तो इसे हम त्रयी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप हमें ये क्यों बता रहे हो, तो आपने देखा होगा कि ये जो यजुर्वेद है ये एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद, मैंने लिखवाया भी होगा ये पॉइंट आपको, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य व पद्य दोनों में है, जो गद्य व पद्य दोनों में है, गद्य व पद्य दोनों में है ना। बाकी के जो वेद हैं वो पद्य शैली पर हैं, है ना। यहां पर वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्मृति है, स्मृति का मतलब विधि विषयक, है ना, स्मृति का मतलब विधि विषयक। हिस्ट्री में कम फॉर्म हुए थे मेंस में, हाँ, है ना, अच्छा जाता है कट ऑफ, है ना, हिस्ट्री का। नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति और पाराशर स्मृति। अगर मैं सर देवल स्मृति की बात करूं ना, तो देवल स्मृति में भी देवल स्मृति जो है ये विधि विषयक नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। देवल स्मृति विधि विषयक नहीं है, क्योंकि इसमें यह बोला गया है कि हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान इसमें हमें मिलता है ना। ये जो है ये विधि विषयक नहीं है देवल स्मृति, ठीक, देवल स्मृति विधि विषयक नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। स्मृतियां जो होती हैं वो सामान्यतः पद पर आधारित होती हैं, स्मृतियां जो होती हैं वो सामान्यतः पद पर आधारित होती हैं, लेकिन एक विष्णु स्मृति है जो अपवाद है और गद्य पर आधारित है। हेलो, सर मेरा फ्री कंप्लीट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हिंदी में 20,000 ने मीन्स दी थी, हाँ। आप तो पढ़ो अच्छे से, आप ये सब बात की बातें हैं सर, ये सब बात की बातें हैं, अभी आप लोग केवल अच्छे से पढ़िएगा, है ना, आप लोग केवल अच्छे से पढ़िएगा। आ रहा हूँ, जय जगन्नाथ कनिष्का जी, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने बोला है आपसे कि एक आपको देखो, अगर कभी पूछा जाए कि स्मृतियां सामान्यता, मैंने बोला स्मृतियां प्राय
किस पर आधारित होती हैं बताओ? तो आप बोलोगे पद पर आधारित होती हैं। स्मृतियां प्रायः पद पर आधारित होती हैं। लेकिन मैंने बोला अपवाद बताओ, तो तुम बोलोगे कि अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप है ना, अपवाद स्वरूप जो आपका विष्णु स्मृति है, अपवाद स्वरूप जो आपका विष्णु स्मृति है, ये किस पर आधारित है? तो तुम बोलोगे ये गद्य पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु स्मृति गद्य पर आधारित है। विष्णु स्मृति गद्य पर आधारित है। अब अगर मान लो कभी देवल स्मृति के संबंध में पूछा जाए, अगर कभी देवल स्मृति के संबंध में पूछा जाए, तो ये एक अपवाद है अपने आप में कि ये विधि विषयक नहीं है। ये जो है ये विधि विषयक नहीं है ना, ये विधि विषयक नहीं है। और इसमें ये है कि भाई जो हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और उनको पुनः हिंदू धर्म में आने के लिए बोला गया है ना। हाँ सर मेरा प्री कंप्लीट है, मेंस की तैयारी करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले जज करो अपने आप को कि जो मास्टर पढ़ा रहा है वो तुम्हें आता है। अगर आता है तो कोई बात नहीं, है ना, बिल्कुल मत देखो। अगर नहीं आता है तो फिर तुम इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, है ना। अगर मैं स्मृतियां पढ़ाऊंगा तो प्री और मेंस कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं पुराण पढ़ाऊंगा, अगर मैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के अंदर जाऊंगा, है ना, अगर मैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं फिर प्री मेंस कुछ भी नहीं देखूंगा। उसका जो बेसिक एनसीईआरटी में होगा वो पूरा पढ़ा के निकलूंगा। बस प्री में जो भी सिलेबस की लाइनें हैं उतने टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। अब वो कितनी लाइनें मेंस के सिलेबस में मैच करती हैं वो आपके ऊपर है। एक दिन ओल्ड पेपर सॉल्व करा देना, कल ही कराना है ना, कल ही कराना है। नमस्कार रूबी जी, है ना। हाँ तो कल ही कराना है। जैसे आपने बोला ना कविता जी की एक दिन 9 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था वो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप बोलोगे सर हमें तो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, हमसे तो पेपर ऐसे ही बन जाएगा। इतना आसान पेपर आता है ना। इतना तुमने वर्ग 2 के इतिहास पढ़ लिया है इसलिए तुम्हें वो बहुत आसान लगेगा, है ना, कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया, ऐसे सवाल हैं उसमें, है ना। कल टाइप हो रहा है वो, कल आपके सामने उसको लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे पता था कि ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये आप लोगों की डिमांड होगी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि स्मृतियां प्रायः किस पर आधारित होती हैं? पद पर आधारित होती हैं। लेकिन एक अपवाद है स्मृतियों में, विष्णु स्मृति। और विष्णु स्मृति जो आधारित है वो किस पर आधारित है? तो वो गद्य पर आधारित है। विष्णु स्मृति काय पर आधारित है? तो वो गद्य पर आधारित है। देवल स्मृति ये विधि विषयक नहीं है। लेकिन सामान्यता अगर देखा जाए तो मैंने आपको बोला है कि सामान्यता स्मृतियां जो होती हैं वो आपकी किस पर आधारित होती हैं? तो सामान्यता जो स्मृतियां होती हैं वो विधि विषयक होती हैं। अगला सवाल आता है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मिताक्षरा जो है, मुझे बताइए कमेंट करके किसकी रचना है ना। अभी हमने देखा था विज्ञानेश्वर, है ना, अभी हमने देखा था विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। कल्हड़ की राज्य तरंगिणी, क्या मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है? याज्ञवल्क, मिताक्षरा याज्ञवल्क की कानून पुस्तक पर एक टीका को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब बहुत आसान हो जाएगा कि जो मिताक्षरा है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी है और वो क्या है? वो याज्ञवल्क स्मृति पर टीका है। क्योंकि हमने 3 लोगों के नाम देखे थे, अपरार्क का नाम देखा था, है ना, अपरार्क का नाम देखा था, अपरार्क के बाद विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा इसका नाम देखा था और एक विश्वरूप का नाम देखा था। इन्होंने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखे हैं। तो जो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखा है उसका नाम उन्होंने मिताक्षरा रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अभी तक हम डायरेक्ट रटते थे कि मिताक्षरा किसकी रचना है, तुमने रट लिया कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है ना। अब तुम पढ़ोगे कि हर्षवर्धन की जो बाण भट्ट की जो हर्षचरितम है, बाण भट्ट की जो हर्षचरितम है उसमें 8 चरण हैं। अब तुम्हें इस लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। आज तुम्हें यह पता चल गया कि विज्ञानेश्वर ने जो मिताक्षरा लिखी है वो कुछ नहीं है, वो याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखा है ना। वर्ग 1 हिंदी से देना है सर, बट आपसे पढ़ना, आपकी आवाज सुनना हैबिट बन गई है। ठीक है, हाँ, दाया भाग जिमूती का है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला है आपका एक सवाल कि मनु स्मृति पर लिखी गई
टीका कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर नहीं है। कौन सी? मेघातिथि है ना। हमने देखा था कि जो मनु स्मृति है इसे क्या बोला गया है? मानव का धर्मशास्त्र बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? मानव का धर्मशास्त्र बोला गया है। और इस पर जो टीका लिखा गया, इस पर जो टीका लिखा है वो किसने लिखा है? मेघातिथि ने लिखा है ना। इस पर जो टीका लिखा है वो किसने लिखा है? मेघातिथि ने टीका इस पर लिखा है। बाकी हम इन तीनों ने जो टीका लिखे हैं, इन तीनों जो टीका लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? किस पर लिखे हैं? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर इन तीनों ने टीका लिखे हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ मुझे सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा बस, है ना। क्योंकि ये स्मृतियां हैं, थोड़ा सा उपनिषद भी आएंगे, वेदांग भी आएंगे। ये सब ऐतिहासिक सोर्स हैं जो हमें इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। मनु स्मृति का टीकाकार नहीं है, मेघातिथि है, हाँ या ना? पहली बार में तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेघातिथि मनु स्मृति का टीकाकार है। अभी हम पढ़कर आए कि मनु स्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध कौन है? मेघातिथि। तो मेघातिथि तो टीकाकार है। क्या गोविंदराज है, कल्लुक है, सायन है, कुल्लूक बोलते हैं उसको। तो सायन जो है इन्होंने क्या नहीं किया? तो सायन जो है वो ऋग्वेद पर सबसे प्रसिद्ध प्रमाणिक भाष्य लिखा है। सायन ने क्या लिखा है? तो सायन ने क्या लिखा है मैं बता देता हूं। सायन ने ऋग्वेद पर सर्वाधिक प्रमाणिक, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, सर्वाधिक प्रमाणिक भाष्य लिखा है। सर्वाधिक प्रमाणिक भाष्य लिखा है ना। सर्वाधिक प्रमाणिक भाष्य लिखा है सायन ने। किस पर? ऋग्वेद पर, ताकि ऋग्वेद को समझने में, संस्कृत भाषा को समझने में आसानी हो, है ना। संस्कृत भाषा को समझने में आसानी हो। सर जी की आवाज सुनने की आदत हो गई है, 2 साल से सर से ही पढ़ा है। ठीक है, तुम आवाज सुनो, नॉलेज बढ़ाओ, है ना। आवाज मत सुनो, नॉलेज बढ़ाओ। संगीता, रूबी, रेखा, है ना। चलो अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? इनका भी एक क्रम रहा है। अगर मैं देखूं कि 600 बीसी में जब हमने मगध महाजनपदों का उदय देखा, जब हमने आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र जैसे क्रमशः बौद्ध और जैन ग्रंथ देखे, तब हमने वहां पर आहत सिक्के देखे थे। इन्हीं आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर सबसे प्राचीन सिक्का पूछा गया है। कनिष्का बिटिया ने जवाब ए दिया है, पिंकी ने ए दिया है, गीतांजलि ने ए दिया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो पंचमार्क सिक्के, क्योंकि ये उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से पूछा जा रहा है। और मैंने आपको अभी बता भी दिया है। और इसका नाम जो रखा गया था, प्रिंसेप पंचमार्कंड के नाम पर रखा गया था। प्रिंसेप पंच मार्कंड के नाम पर रखा गया था, है ना। और ये 600 बीसी में, मतलब 600 बीसी का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है। और यहां पर हमने क्या पढ़ा है? यहां पर हमने पढ़ा था मगध राज्यों का उत्कर्ष। ये तो लिंक कर पा रहे होगे, है ना। मगध राज्यों का क्या होता है? उत्कर्ष होता है। ठीक है। तो मगध राज्यों का जो उत्कर्ष होता है, ये हमें जानकारी आगंतुर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, वहां से मिलता है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमें सबसे प्राचीनतम सिक्का मिला है वो पंचमार्क मिला है। पंचमार्क नामकरण इनकी वजह से हुआ है। प्रिंसेप पंचमार्कंड के द्वारा इसको खोजा गया था। इसे आहत सिक्के भी बोला जाता है। इसे आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं आपको बहुत आराम आराम पढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि आपने जब हम मैराथन क्लास ले रहे थे तब हमने बहुत रैपिड फायर पढ़ा है ना। हाँ, पंच मार्केट ये वर्ग 2 की नहीं है हिस्ट्री, सब क्वेश्चन अलग हैं। तो मैं कई वर्ग 1 की पढ़ा रहा। गीता, तुम्हारा दिमाग तुम पहले अपना सही करके आओ,
कि मास्टर वर्ग एक इतिहास के डेमो लेक्चर्स ले रहा है ना। हाँ, पहले अपना दिमाग सही करके आओ कि वर्ग एक का इतिहास चल रहा है, वर्ग दो तो गया, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। जो अभी सामने है ना, उससे हमारी लड़ाई है अभी। अगला सवाल, भारतीय प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु से बने हुए थे, बताइए। बहुत पुरानी बात है, तो क्या सोना चांदी से, सोना से, चांदी से, तांबा से, तांबा या चांदी से, बताइए। इसका आंसर इस तरीके से अगर आता है तो क्या लगाओगे, क्योंकि जब तक किसी को डांटो ना तब तक मजा ही नहीं आता है, और डांटो ना तो तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो। जो तुम्हारे 80, 85, 87 नंबर आए हैं वो इसी वजह से आए हैं, डांट डांट के, चिल्ला चिल्ला के, है ना। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। या तो देखो, सोना तो नहीं होगा, सोना तो नहीं होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो तांबा और चांदी होगा। अगर एक के साथ दूसरा दिख रहा है तो तुम्हें तांबा और चांदी ही लगाना चाहिए था कि सर कॉपर एंड सिल्वर जो है, कॉपर एंड सिल्वर जो है वो प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के जो हैं, इसमें अगर मेटल पूछा जाए तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया है, तांबा। तांबा तो होगा, तांबा तो 100% होगा, है ना। तो तांबे के साथ चांदी के भी हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में, मतलब एक ऐसा आपको नाटक बताना है जो संस्कृत में नहीं है ना। एक ऐसा नाटक बताना है जो आपका संस्कृत में नहीं है। आपको लग रहा होगा क्लास बहुत आराम आराम चल रही है, बहुत स्लो स्लो चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि वर्ग एक की पढ़ाई है, सेट नेट वगैरह यहाँ से। हाँ, डांट बहुत जरूरी है। हाँ, मालविकाग्नि मित्रम पता है हमें, ये कालिदास का नाटक है। कालिदास को हमने क्या बोला है, तो भारत का शेक्सपियर बोला है ना। कालिदास का ये नाटक है, ठीक है। अब कालिदास का नाटक है, संस्कृत में है, बिल्कुल है संस्कृत में। और कालिदास का नाटक है, इसमें एक तो मिलेगी मालविका और एक मिलेगा आपको अग्निमित्र। तो मालविका व अग्निमित्र की कहानी है ना। और कैसी कहानी है, तो प्रेम कहानी है, ये भी ये तुम्हें पता है। और ये जो अग्निमित्र है ये किस वंश का शासक है, तो शुंग वंश का शासक है। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में इन्होंने राजधानी विदिशा ट्रांसफर करी थी, और लास्ट में इन्होंने अपनी राजधानी मौर्यों की ही राजधानी बना ली थी, पाटलिपुत्रा, है ना। तो शुंगों की प्रारंभिक या शुंगों का मूल स्थान क्या था, तो शुंग शासकों का मूल स्थान तुम्हारा उज्जैन था। उज्जैन को पहले उज्जैनी भी बोलते थे, ठीक है। और शुंग में शासकों को क्या ब्राह्मण वंश या शुंग वंश को ब्राह्मण वंश बोल सकते हैं, हाँ। ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को कहा जा सकता है, हाँ, क्योंकि उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारा था, नहीं। घनानंद को मारने वाले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की जो बिटिया थी दुर्धरा से शादी भी करी थी, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत होशियार थे। चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं से शादी करते थे जिसको पराजित करने वाले होते थे। तो यहां पर ये तो पता चल गया। हर्ष चरितम ये बाण भट्ट का है, ये भी संस्कृत में है, बाण भट्ट का है ये। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त का है, ये विशाख दत्त का है। और अगर मैं बात करता हूं कि स्वप्न वास वदतम ये भास का है, महाकवि भास ने स्वप्न वास दत्तम लिखा है। ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। उज्जैनी के राजा प्रघोत की पुत्री थी, है ना। और वत्सराज उदायन थे। तो एक आपके उदायन है, उदायन कहाँ के शासक थे, वत्सराज के शासक थे। और एक अवंती के शासक हैं जिनका नाम चंड प्रघोत था। पता होगा तुम्हें कि बिंबिसार ने चंड प्रघोत को, है ना, जीवक को भेजा था, है ना। एमपीटेड वर्ग के दो के लिए परचेज की थी, हेल्पफुल रहेगा कि नहीं। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान आप कविता जी हिस्ट्री काम की नहीं रहेगी, रहेगी लेकिन 20 से 30% काम की रहेगी, है ना। चंड प्रघोत की पुत्री है, और चंड प्रघोत की पुत्री का नाम है आपका वासवदता, वासवदता। तो वासवदता उदयन व चंड प्रघोत की पुत्री वासवदता की क्या दी गई है, प्रेम कहानी। सर अब क्या करें, ये तो सब आपने हमें कहानियां बता दी हैं, और सवाल पूछा गया है कौन सा नाटक संस्कृत में नहीं है।
तो अगर तुम हर्ष चरितम देखते हो तो हर्ष चरितम क्या है, आपको बताना चाहिए कि सर हर्ष चरितम तो हर्ष का चरित्र है ना, हर्ष का चरित्र है। इसमें बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षवर्धन की जीवनी या हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन या चरित्र का चित्रण किया है। ये नाटक थोड़ी है, ये तो एक तरीके की अगर देखी जाए तो क्या है, ये एक तरीके की जीवनी है। बाकी मैंने आपको डिटेल देने की पर्याप्त प्रयास किया। वत्सराज हैं, उदयन है, चंड प्रगोत की पुत्री वासवदता है ना। और मुद्रा राक्षस में भी आपको जो है नायिका विहीन नाट्य रचना है, उसमें नायिका नहीं मिलती है, लेकिन हाँ हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने है ना चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से है ना, चाणक्य की सहायता से जो घनानंद हैं, घनानंद को क्या कर दिया है, अपदस्थ कर दिया है, अपदस्थ किया है। तो यहाँ पर नायक नायिका नहीं है ना, यहाँ पर संयोग और वियोग की बात नहीं हो रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर संयोग और वियोग की बात नहीं हो रही है। तो ये नाटक नहीं है, कौन सा वाला, हर्ष चरितम वाला, हर्ष की जीवनी है। अब आपको बताना है विदेशी प्रेक्षक, ओके, फॉरेन ऑब्जर्वर आए हैं, वो किस क्रम में आए हैं बताओ। मजा आ रहा है, लेवल की चीजें पढ़ने को मिल रही होंगी है ना। फॉरेन ऑब्जर्वर आए हैं और इंडिया में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है आने का, जो उनका कालक्रम है, क्या सबसे पहले इब्न हौकल आया, देखो इससे मिलाया करो, अल बरूनी आया, उसके बाद इब्न हौकल आया, उसके बाद अल इदरीसी आया, फिर उसके बाद इब्न बतूता आया। सबसे पहले एक बात याद रखो, इन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है, अप्रोच बनाओ है ना। हमें ये पता है कि जो अल बरूनी है ये ख्वारिज्म का है, जो भी जानकारी है साइड में लिख लो है ना, मैं मास्टर हूं मुझे लिखना पड़ेगा, ख्वारिज्म का है। इसके बचपन का नाम अबू रेहान है, ठीक है, ये 11वीं सदी में आता है, ठीक है, और ये आपका महमूद गजनबी के टाइम का है, ये आपका महमूद गजनबी के टाइम का है। महमूद गजनबी का कार्यकाल 1001 से 1030 का है, ठीक है, मतलब जितनी जानकारी है उतनी जानकारी जुटा लो। इसके अलावा इन्होंने किताबुल हिंद और तहकीक हिंद नाम से रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने किताबुल हिंद व तहकीक हिंद नाम से, मैं आपको लेवल समझा रहा हूं कि वर्ग 1 का लेवल क्या रहने वाला है ना, वर्ग 2 को देखते हुए। कल मैं पेपर भी डिस्कस करा दूंगा लास्ट ईयर का। किताबुल तहकीक हिंद जो है वो इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब हम ना तो हौकल को जानते हैं और ना हम इदरीसी को जानते हैं, मैं तो जानता हूं, तुम नहीं जानते, तुमने केवल इब्न बतूता पढ़ा है और तुमने जो है वो अल बरूनी पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं इब्न बतूता का। चलो ये मोरक्को से आया है, ठीक है, मोरक्को स्पेन के बीच जिब्राल्टर जल संधि वाला, हाँ कॉन्सेप्ट सिखाया था, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, हाँ तो ये अफ्रीका का है। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रिहला है, जिसमें हमें पता चलता है कि खुरासन अभियान से मात्र 10 या 4 सैनिक लौटकर वापस आए थे। अगर मैं इस इब्न बतूता की और बात करता हूं तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है। इब्न बतूता मोरक्को से आया है और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अगर मैं इसका कार्यकाल देखने जाता हूं तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, इनके चाचा मर गए थे, हाँ 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा के निकट मृत्यु हो गई थी, हाँ मतलब ये तो डिसाइड है कि अल बरूनी के बाद ही, मतलब डी के बाद ही बी आएगा। देखो यहां पर डी के बाद ही बी आएगा, डी के बाद ही बी आएगा, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है क्या, डी के बाद बी आएगा, मैंने ऐसा बोला है, ये हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर बी किसी कंडीशन पर लगा सकते हो क्या, है ना। हाँ यूट्यूब पर केवल एमसीक्यू कराएंगे फिर, है ना, जो थ्योरी वहां पर पढ़ाएंगे उसके एमसीक्यू यहां पर कराएंगे, है ना, वो डेली नहीं चलेगी, कभी कभार चलेगी। मैंने आपसे पूछा, ठीक है कनिष्का 2 मिनट दो, सॉल्व कैसे करते हैं एग्जाम हॉल में, जो कभी बी लगा रहे होंगे अब बी लगाएंगे क्या,
क्योंकि डी के बाद मुझे बी चाहिए और डी के बाद तो यहां पर सी है, यहां पर डी के बाद बी है, ये हो सकता है, यहां पर डी के बाद बी है, ये भी हो सकता है, यहां पर डी के बाद बी है, ये भी हो सकता है। क्या किसी भी कंडीशन में इसका उत्तर बी हो सकता है क्या? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे डी के बाद बी चाहिए, अलबरूनी के बाद ही मैं इब्न बतूता को बुलाऊंगा। किसी भी कंडीशन में बी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये मेथड आप लोग आजमाया करो जब भी आप लोग सवाल को सॉल्व किया करो तब। अगर मैं बात करूं कि पहला जो अरब यात्री है ये 943 के टाइम पर आता है, इसका नाम था इब्न हौकल, है ना, इसका नाम था इब्न हौकल। तो 943 के आसपास आता है, ये अरबी यात्री है ये। और मैं आपको एक रोचक तत्व बताता हूं, भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में पहली बार इसी ने बताया था। भारत की लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में इसी ने पहली बार हमें बताया था। तो इब्न हौकल कहां से आए? अरब से आए, 943 के आसपास आए, है ना। और अगर मैं आपसे अल इदरीसी की बात करता हूं, अगर मैं आपसे अल इदरीसी की बात करता हूं तो ये भारत की यात्रा 11वीं सदी में करते हैं। अल इदरीसी कब करते हैं? 11वीं सदी में करते हैं। तो अब बस तुम देख लो कि सबसे पहले तुम्हें इब्न हौकल चाहिए, सबसे पहले तुम्हें कौन चाहिए? तो इब्न हौकल चाहिए। तो ए कहां पर है? ए यहां पर है। इब्न हौकल के बाद अल बरूनी आ जाएगा, अल बरूनी के बाद आपका जो है वो अल इदरीसी आ जाएगा, और इसके बाद जो है वो आपका कौन आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज आ राइट आंसर। डी ही होगा सर जी, कनिष्का जी, सी होगा, है ना। अल इदरीसी के बाद जो है अल इदरीसी तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया, अल इदरीसी तो 11वीं सदी में आता है। इब्न जो आपका हौकल है वो पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, उसे क्या बोला जाता है? उसे अह क्षेत्र बोला जाता है, हस्तिनापुर बोला जाता है, काम्पिल्य बोला जाता है, या नेमस आरण्य बोला जाता है? इसे नेमस आरण्य बोला जाता है, जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, है ना। ये पॉइंट विशेष रूप से याद रखना है। ये वाला मैं आपको सवाल भी बता देता हूं कहां से पूछा गया है। तो ये वाला सवाल जो है ये आपका जो अब अगर राजस्थान में रीट होता है उसमें ये सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में, ये सीतापुर जनपद में ये जगह है, वहां पर महाभारत का वाचन किया गया था, यज्ञ संपन्न किया गया था, है ना। ये सब बातें वहां पर होती हैं। तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर, चित्रकूट के आसपास, है ना। सीतापुर जिला को वहां पर जनपद बोला जाता है, जनपद में, है ना। जनपद में क्या स्थित है? तो नेमस आरण्य स्थित है। अगला ये देखो आगे ना, प्रसिद्ध नेमस आर्यन तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो हम बोल देंगे सीतापुर में स्थित है। अगर मान लो हमसे स्टेट पूछता तो हम जवाब दे देते कि ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, यह हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? रामायण में। क्या रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं आपके, क्या इनमें हमें इतिहास की जानकारी मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। तो क्या ये एक धार्मिक ग्रंथ है? बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथों को साहित्यिक ग्रंथों के अंदर ही लिखकर हम पढ़ते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर कलयुग का वास नहीं है, है ना। जो जहां है वो वहां है ना। वो जो यहाँ है वह अन्यत्र नहीं है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये जो बोला गया है ये महाभारत में बोला गया है। ये कहां पर बोला गया है? तो ये महाभारत में बोला गया है। ठीक है। अगला, निम्न पुस्तकों को चलो उनके लेखकों से सुमेलित करना है। ऐसे सवाल ज्यादा मिलेंगे। एक क्रोनोलॉजी वाले कि उनका क्रम बताओ, और दूसरा सही सुमेलित वाले। ऐसे सवाल ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें पता है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है। तो पहले का मैं मिला देता हूं चौथे से। तुम्हें पता है गाथा सप्तशती ये हॉल की है, ठीक है। तो मैं बी को मिला देता हूं पहले से। तुम्हें पता है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, तो सी को मैं मिला देता हूं दूसरे से, ठीक है।
और गौड़ वहो, अब यहां पर वाक्पति मुंज की है ना, जिसका नाम है गौड़ वहो, और डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो 4 1 2 3 आप देख लीजिए, जहां पर आपको मिल जाए 4 4 और 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का डी हो जाएगा, है ना। 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का डी हो जाएगा। और मैं ये सवाल आपको बता देता हूं, ये आपका किसमें पूछा गया है, तो ये आपका यूपी में जो टीजीटी होता है उसमें पूछा गया है 2000 आपका 21 में, है ना। 21। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये यहीं तक मैडम ने शायद टाइप किया है ना, और भी सवाल थे कुछ, वो शायद टाइप नहीं करे उनने। चलो कोई बात नहीं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक शेयर करिएगा। अगली मुलाकात आपसे कल होगी। ये मैंने केवल आपको एक दिखाया है कि मैं इस तरीके से आपको कंटेंट जो है वो देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।